जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टीए आर्मी एग्जाम 2025 से रिलेटेड जीके और साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में भी दोस्तों हम आर्मी एग्जाम से रिलेटेड जीके और साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम से रिलेटेड है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा और हर क्वेश्चन का आंसर भी बताते चलिएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि हमारे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अब से हर वीडियो की पीडीएफ, जो भी वीडियो चैनल पर आएंगी उन सभी की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और दूसरी बात बता दूं कि आप सभी के लिए दोस्तों एक मोटिवेशन यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड चैनल शुरू किया है, जिसका नाम है क्रिएटर एज। क्या नाम है? क्रिएटर एज नाम से चैनल शुरू किया है, और उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जल्दी से जाइएगा, उस चैनल को भी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको दोस्तों उस पर मोटिवेशन वीडियोस देखने को मिलेंगी, यूट्यूब से टिप्स से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो अपना प्यार और सपोर्ट उस चैनल को भी दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आर्मी में दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, तो इसका आंसर आपको जरूर से याद रख लेना है, स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर नोट करिएगा। बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा आपका सी दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड एक चीज और बता दूं कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु आपसे पूछ ले कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एमजी रनाडे। कौन थे दोस्तों? एमजी रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु थे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रख लेनी है, यानी महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन? एमजी रनाडे। ठीक है, अब यहां पर एक नाम आया है दोस्तों, देखिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैंने आपको बताया था और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता चुका हूं। यहां पर एक नया नाम आया लाला हरदयाल का। इससे रिलेटेड आपको याद रख लेना है कि लाला हरदयाल ने दोस्तों किसकी स्थापना करी थी, तो इन्होंने दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना करी थी। किसकी? गदर पार्टी की स्थापना करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि कब करी गई थी, तो नोट कर लीजिएगा 15 जुलाई 1913 को दोस्तों। कब? 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना करी गई थी। और गदर पार्टी से रिलेटेड एक और वेरी इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रख लेना है, नाम था सोहन सिंह भाकना। क्या दोस्तों? सोहन सिंह भाकना। ये भी नाम आपको याद रख लेना है, क्योंकि गदर पार्टी से रिलेटेड ये भी थे। ठीक है, तो ये दोनों नाम को याद रख लेना है आपको, गदर पार्टी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? पाटलिपुत्र सिटी इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर्स, यानी किन दो नदियों के संगम पर स्थित है पाटलिपुत्र नगर। देखिए पाटलिपुत्र नगर आया, आप कंफ्यूज हो गए। क्या आया? पाटलिपुत्र सिटी आया, आप कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। पाटलिपुत्र किसको कहा गया है, तो ये दोस्तों पटना का पुराना नाम था। क्या था? पटना। पटना कहाँ पर पड़ता है? आपका बिहार में पड़ता है, आप सभी जानते हैं। कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। तो इसी पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र नगर। ठीक है, यदि मैं बात करूँ कि किन नदियों के संगम पर यह स्थित है, तो राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा और सोन। गंगा और सोन नदी के संगम पर दोस्तों ये शहर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। दूसरी मैं बात करूं कि इस नगर की स्थापना किसने करी थी, इस नगर को बनाया किसने था, तो नोट करिएगा दोस्तों, इस नगर को बनाया किसने था? एक हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का? हर्यक वंश का शासक था। उसका नाम था उदयन। क्या था दोस्तों? उदयन उसका नाम था, और उसी ने दोस्तों क्या बताया था, बनाया था, पाटलिपुत्र नगर बसाया था। ठीक है, कब? 490 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड?
आपसे पूछ रहा है मुख्यालय, तो इसका राइट आंसर नोट करिएगा। आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन दोस्तों डी, लंदन। लंदन में दोस्तों स्थित है। और लंदन कहाँ पर पड़ता है? यूनाइटेड स्टेट में। कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में। यूके आपको नोट कर लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आपको शहर का नाम ना देकर देश का नाम दे देता है, तो यूके आपको याद रख लेना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टार बना के जरूर से इसको नोट कर लीजिएगा। यदि मैं बात करूं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 28 मई 1961 में। ठीक है, ये क्या है? ये एक गैर सरकारी संस्था है। क्या है दोस्तों? गैर सरकारी संस्था है। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि स्थायी बंदोबस्त किस वायसराय के काल में लागू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थायी बंदोबस्त कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? परमानेंट सेटलमेंट के बारे में यहां पर पूछ रहा है, किसके शासन काल में लागू हुआ था? कौन सा वायसराय इसको लेके आया था? कौन सा आंसर राइट होगा? देखिए, स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था बंगाल में। कहां पर शुरू किया गया था दोस्तों? बंगाल में शुरू किया गया था। और कब किया गया था? 1793 में। ठीक है, इसको लाया कौन था? तो नाम याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दोस्तों स्थायी बंदोबस्त को लाया गया था। ठीक है, जब ये स्थायी बंदोबस्त आया तो उस समय ये वायसराय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति को किसने अपनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प नीति को किसने अपनाया था? कौन सा आंसर राइट होगा? देखिए, हड़प नीति होती क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए, हड़प नीति के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं दे दूं। जैसे मान लीजिए किसी के नाम पर जमीन है, कोई भी जमीन है किसी के नाम पर है। ठीक है, अब उसके बाद उसकी जमीन के बाद मतलब वो व्यक्ति के नाम पर है और उसका कोई भी वारिश नहीं है, यानी उसका कोई भी पुत्र नहीं है या कोई खानदान में ऐसा नहीं है जो उसके मरने के बाद उसकी जमीन की देखरेख करे। तो उस समय क्या होता था, जब ये कोई वारिश ना मिले तो क्या करते थे? जमीन को कंपनी को दे दिया जाता था। जो कंपनी कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। वो जमीन को हड़प लेती थी, अपने पास रख लेती थी वारिश ना होने के नाते। तो इसी को दोस्तों हड़प नीति कहा गया। ठीक है, और इस नीति को अपनाया किसने था? इस नीति को लाया दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने था। किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी। याद नाम रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस नीति को क्या कहा गया था? तो इस नीति को व्यपगत का सिद्धांत भी कहा गया था। यह भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में यह क्वेश्चन बन के आता है कि व्यपगत का सिद्धांत किसे कहते थे। तो हड़प नीति को कहा जाता था, याद रख लीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी का नाम आया तो एक चीज मैंने आपको कल बताई थी कि लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड आपको याद रख लेना है प्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी। ठीक है, क्योंकि रेलगाड़ी को लाने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इसी के शासन काल में रेलगाड़ी आई थी, तो रेलगाड़ी का जनक इसी को कहा जाता है, याद रख लेना। ठीक है, जरूर से इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करने वाली चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, मीन कैफ पुस्तक के लेखक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक? नाम क्या है? मीन कैफ। कौन सा आंसर राइट होगा? मीन कैफ के पुस्तक के लेखक। देखिए, मीन कैफ क्या है? ये एक व्यक्ति है जिसकी आत्मकथा है। क्या है दोस्तों? आत्मकथा है। और किसकी आत्मकथा है? तो ये दोस्तों हिटलर की आत्मकथा थी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। मीन कैफ पुस्तक के लेखक कौन है? हिटलर था। एडोल्फ हिटलर इसका पूरा नाम था और इसी की आत्मकथा है मीन कैफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन में महमूद गजनवी का एक युद्ध बहुत पूछा जाता है। जो आप युद्ध पूछ रहा हूँ, एक आक्रमण बहुत पूछा जाता है और वो आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, आपसे पूछेगा कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था महमूद गजनवी ने? ठीक है, महमूद गजनवी ने कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेनी है। 1025 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। इसने टोटल भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो टोटल दोस्तों 17 बार आक्रमण किया है और अंतिमवां आक्रमण इसका सोमनाथ मंदिर पर था। ठीक है, जो 1025 ईस्वी में इसने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कोरम की संख्या कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ कोरम इन लोकसभा?
देखिए, लोकसभा के बारे में मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं कि अस्थायी सदन होता है, इसको स्थगित किया जा सकता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियोज़ में। यदि आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाइएगा, टीए आर्मी 2024, टीए आर्मी 2024 के नाम से दोस्तों मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, और इस प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी टीए आर्मी से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो जितनी भी वीडियो आई हैं उन सभी को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं कि लोकसभा में कोरम की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ए, 1/10। कितनी होती है, 1/10 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत में कहां पर स्थित है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय पोषण संस्थान, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड इन इंडिया। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट करिएगा, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहां पर स्थित है, आपसे कई बार पूछा जाएगा, नाम याद रख लेना आपको। कहां पर दोस्तों, हैदराबाद में। हैदराबाद कहां पर पड़ता है, तो हैदराबाद आपका तेलंगाना में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, तेलंगाना में, और यहीं पर दोस्तों यह राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, ठीक है। और यदि मैं राष्ट्रीय पोषण संस्थान इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इसको बोला जाता है, NIN, ठीक है। शॉर्ट में क्या बोला जाएगा, NIN। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 10 है आपका, हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था। हु मेड हर्षवर्धन हिज सेकंड कैपिटल। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। देखिए, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी दूसरी बार किसे बनाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दोस्तों, कन्नौज को। किसको बनाया था, कन्नौज को। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड। कब मनाया जाता है। बिल्कुल सही, जिस बच्चे ने भी आंसर दिया है 29 अगस्त, उसका बिल्कुल राइट आंसर है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी याद में, एक हॉकी खिलाड़ी थे जिसका नाम था, आप सभी को पता होगा, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की याद में दोस्तों इसको मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस था 29 अगस्त, और इसी दिन दोस्तों खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है। ये क्वेश्चन कई बार करा चुका हूं मैं, रोवर्स कप हर वीडियो में लेकर आता हूं। इसका राइट आंसर आपको याद ही होगा। रोवर्स कप किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, बिक्री कर एक प्रकार का क्या है। बिक्री कर यानी सेल टैक्स के बारे में पूछ रहा है कि सेल टैक्स इज ए टाइप ऑफ, किस प्रकार का टैक्स है ये। डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, या फिर बोथ है, या फिर नन ऑफ दीज। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। देखिए, बिक्री कर एक प्रकार का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें क्या होता है, जो सामान बेचता है उस पर कर लगाया जाता है। जो व्यक्ति सामान बेचता है, सेल, जो व्यक्ति क्या करता है, सेल करता है, उस पर हम टैक्स लगाते हैं। लेकिन ये किससे लेता है, ये लेता है जो व्यक्ति सामान को बाई करता है। क्या करता है, जो व्यक्ति सामान को खरीदता है, क्रेता से दोस्तों ये टैक्स लेता है। तो इसीलिए दोस्तों इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें हम लगाते किसी और पे लेकिन लेते किसी और से हैं, ठीक है। तो ये जो बिक्री कर होता है, सेल टैक्स होता है, ये विक्रेता पर लगाया जाता है, यानी जो सेल करता है सामान को। लेकिन वो टैक्स ये किससे ले लेता है, ये ले लेता है जो सामान को खरीदता है, उस व्यक्ति से ये टैक्स ले लेता है। तो इसीलिए दोस्तों इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, यानी अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आता है तब क्या होता है। वेरी इंपोर्टेंट है ये भी। व्हाट हैपन व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। कौन सा आंसर राइट होगा। देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आता है तब क्या होता है, तब आपका सूर्य ग्रहण लगता है। क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा।
देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा इसकी नियुक्ति करी जाती है। आर्टिकल याद रख लेना है, आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 124(2) के तहत दोस्तों, 124 सेकंड के तहत इसकी नियुक्ति करी जाती है। इसके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आप सभी को एक बार कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में चीफ ऑफ जस्टिस कौन है। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में चीफ ऑफ जस्टिस कौन है इंडिया के? कौन सा आंसर राइट होगा, एक बार कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, यहां पर मैंने जीके के टॉप क्वेश्चन आपको कवर कराए। अब यहां से दोस्तों आप सभी के लिए मैं साइंस के क्वेश्चन लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन है साइंस का आप सभी का, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ एम्पियर? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ एम्पियर? देखिए, एम्पियर क्या मापने की इकाई होती है? करंट, बिल्कुल राइट आंसर है। करंट मापने की इकाई होती है, यानी इसको कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा मापने की इकाई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? देखिए, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक के बारे में पूछ रहा है। बढ़ जाता है, घट जाता है, परिवर्तित रहता है? कौन सा आंसर राइट होगा? देखिए, जब बर्फ के ऊपर दाब बढ़ाया जाता है ना, तो उसका गलनांक क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, यानी वह घट जाता है। क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का क्या होता है? जो बर्फ मेल्ट नहीं हो पाती है, तो वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, यानी घट जाता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जो बर्फ की दुकानें होती है ना, वो क्या करती हैं? बर्फ की सिल्लियों को दबा के रखती हैं, जिससे क्या होता है? बर्फ पिघलता कम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? व्हाट आर द मेन कलर इन फोटोग्राफी? कौन सा आंसर राइट होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दोस्तों, रेड, ब्लू, येलो। ये 3 कलर होते हैं फोटोग्राफी में, मुख्य कलर बोला जाता है, इन्हें मेन कलर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, रेडियो एमिट्स एन एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एमिट्स एन एक्टिव सब्सटेंस, यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है किस प्रकार की? अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, या फिर ऑल ऑफ द एबो? देखिए, जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है ना, वो देखो अल्फा किरणें भी, जो अल्फा रेज होती हैं उनको भी उत्सर्जित करता है, बीटा रेज को भी उत्सर्जित करता है, गामा रेज को भी उत्सर्जित करता है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, ऑल ऑफ द एबो। ठीक है, चलिए अगला है आप सभी का, वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजरिंग द स्पीड ऑफ एयर? देखिए, ये मैं कई बार करा चुका हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनका आंसर आपको याद रख लेना है। फेदोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? एमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? ये सब बन के आते हैं एग्जाम में, तो इनको जरूर से याद रख लेना है। अभी मैंने 1 से 2 वीडियोज में, पिछली वीडियोज में आपको कराया था इसका आंसर कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ एयर। तो राइट आंसर नोट करिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आप सभी का, एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापने का काम किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी, आईसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। चिप पर किसकी परत लगी होती है? हुज लेयर इज ऑन द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप? कौन सा आंसर राइट होगा? बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी सिलिकॉन बताया राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन की परत लगी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, निम्न में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? निम्न में से किस अधातु में, यानी मेटेलिक लस्टर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नन मेटल्स? यहां पर हमसे नन मेटल्स के बारे में पूछ रहा है, यानी अधातुओं के बारे में पूछ रहा है। जो अधातु होते हैं उसमें जो धातुई चमक किस प्रकार की पाई जाती है? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। देखिए, यदि मैं बात करूं जो अधातु होते हैं ना, उसमें किस प्रकार की धातुई चमक पाई जाती है? उनमें दोस्तों आयोडीन, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। किस प्रकार की? आयोडीन की। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का 23, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द हाइड्रोजन बॉम्ब? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हाइड्रोजन बम का जनक किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता है एडवर्ड टेलर, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड टेलर को दोस्तों हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का। सभी अम्ल धातुओं से प्रक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? जो अम्ल होते हैं वो धातुओं से प्रक्रिया करते हैं और किस प्रकार की गैस निकालते हैं? विच गैसेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑल ऑफ द एसिड मेटल्स? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बिल्कुल, जो अम्ल धातुओं से प्रक्रिया करते हैं ना वो कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का। हाइड्रोफोबिया नामक रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द डिजीज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय, यानी जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आपके बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंगी? कौन सा आंसर राइट होगा? तो याद रखिएगा, हाइड्रोफोबिया नामक रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा। ये क्या होता है? ये कुत्ते के काटने के द्वारा होता है। जो रेबीज रोग होता है ना, रेबीज रोग, उसके बाद दोस्तों हाइड्रोफोबिया हो जाता है। और हाइड्रोफोबिया में होता क्या है? ये गले से आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, कुछ खाने पीने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको, जैसे आप पानी भी पियोगे ना तो आपको ऐसा लगता है जैसे गले में रुक रहा हो पानी। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया के अंदर ऐसी दिक्कतें महसूस होने लगती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 26 है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हु फर्स्ट यूज्ड द वर्ड जीन? कौन सा आंसर राइट होगा? तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था जोहानसन ने। किसने किया था? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। जोहानसन ने किया था। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है? ये आनुवांशिकता से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का। रेशम पालन क्या कहलाता है? व्हाट इज द रेशम पालन? व्हाट इज कॉल्ड सेरीकल्चर? रेशम पालन क्या कहलाता है? किसके अंतर्गत हम लोग करते हैं? देखिए मैंने आंसर भी बता दिया। रेशम पालन किसके द्वारा होता है? सेरीकल्चर के द्वारा होता है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है सेरीकल्चर। यहां पे देखिए आपको क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, सेरीकल्चर में क्या करते हैं? रेशम पालन करते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर तो आपको पता चल गया, लेकिन आप बताइए एपी कल्चर में क्या होता है? एपी कल्चर में क्या होता है? देखिए तीनों नोट कराता हूं, नोट करिएगा। एपी कल्चर में हम मधुमक्खी पालन का काम करते हैं, मधुमक्खी पालन किया जाता है। ठीक है, पीसी कल्चर में हम क्या करते हैं? पीसी कल्चर में हम मछली पालन करते हैं। ठीक है, और हार्टिकल्चर के अंतर्गत क्या करते हैं? तो इसमें दोस्तों बागबानी यानी कृषि वगैरह करी जाती है, जिसे एग्रीकल्चर बोलते हैं ना, वो कृषि करते हैं हार्टिकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेनी है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन ए फ्रॉग्स हार्ट? हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन ए फ्रॉग्स हार्ट? मेढक का जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है, उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? कौन सा आंसर राइट होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिन्हें 2 को तो दोस्तों हम कटारिया बोलते हैं। 2 को क्या बोलते हैं? कटारिया बोलते हैं। और 1 को क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं। ठीक है, इसके हृदय में 2 कटारिया होते हैं, 1 निलय होता है, यानी 3 इसमें कक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का। लार किसके पाचन में सहायक होती है? सेल्विया। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सेल्विया इज हेल्पफुल इज डाइजेशन ऑफ। किसके पाचन में? देखिए किसके पाचन में यूज होती है, किसके डाइजेशन में यूज होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, स्टार्च। स्टार्च के पाचन में दोस्तों सेल्विया का प्रयोग किया जाता है, सेलिवा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 30 वेरी इंपोर्टेंट है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, ह्यूमन ब्लड प्रेशर वाइल रनिंग इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, नो चेंज होता है, अप डाउन होता रहता है? कौन सा आंसर राइट होगा? आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट करके बताना। ये आप सभी के लिए दोस्तों HW है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करिएगा। एक बार आप सभी स्कोर अपना बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। दूसरी बात एक बार फिर से आप सभी को बता दूं, एक नया चैनल मैंने शुरू किया है, क्रिएटर एज के नाम से है, जिसपे आपको दोस्तों क्रिएटर एज के नाम से है, जिसमें आपको मोटिवेशन, यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही जल्द उस चैनल पर भी वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है, तो अपना प्यार और सपोर्ट उस चैनल को भी दीजिए जिस तरीके से आप इस चैनल को देते रहे हैं। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।